जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक इंग्लिश एंड हिंदी एग्ज़ाम पार्ट शुरू किया है और उसमें 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं मैं। आज जो है पार्ट 5th को अपलोड करूंगा। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप प्लेलिस्ट होम और वीडियो पेज पर जाकर बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में टाइप करके इस चैनल पर सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, तो जितने भी आपके HPPSC के पेपर है या हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्लर्क के पेपर है, टीजीटी के पेपर है या पीजीटी के पेपर है, उन पेपरों में क्या होते हैं, सिनोनिमस वर्ड और एंटोनिमस वर्ड आते हैं और ये वीडियो जो इंग्लिश पार्ट है वहाँ पर आपको हेल्प कर सकती है। साथ में अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के कैंडिडेट हैं तो आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने में ये वीडियो हेल्प कर सकती है। इसके साथ ही बच्चों के लिए ये उनकी जो वोकेबलरी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती है। ये दोनों जगह सेंट्रल और स्टेट के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। हिंदी का जो पोर्शन है वो मुहावरे का पोर्शन उठाया है हमने, और ये मुहावरे चाहे आपके सेंटर के पेपर हो, चाहे स्टेट के पेपर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के एलाइड सर्विसेज हो, नायब तहसीलदार हो या HS की बात करें, उन पेपरों में ये पूछे जाते हैं। तो आई होप अगर अभी तक आपने ये नहीं देखे हुए हैं, ये जो मतलब जितने भी वीडियो है इंग्लिश एंड हिंदी एग्ज़ाम पार्ट 4 तक के नहीं वीडियो देखे हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर, होम पेज में जाकर वहाँ पर इनको देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं। आज का जो पोर्शन है वो है होमोफोन और होमोनिमस। पार्ट 5 की बात कर रहे हैं, हमने पार्ट 4 तक कर लिए हुए हैं। ये जो होमोफोन है ये जो प्रीवियस टाइम के पेपर है वहाँ से उठाए हुए हैं, और प्रीवियस टाइम के पेपर में ये आपको एलाइड में देखने को मिलते हैं या जो नायब तहसीलदार के पेपर हुए हैं उसमें देखने को मिलते हैं। साथ में ही जो आपका HS का पेपर होता है उसके जो पेपर हुए हैं, इंग्लिश का जो पोर्शन है वहाँ से ये क्या किए हुए हैं, होमोफोन उठाए हुए हैं, या ये किसी अन्य पेपर में आए थे। सेंट्रल स्टेट का जो मतलब एग्ज़ाम होते हैं अन्य स्टेट के, वहाँ से ये होमोफोन उठाए हुए हैं, पेपर प्रीवियस टाइम के पेपर की कलेक्शन की हुई है। तो ये आपको हेल्प कैसे करेंगे और ये कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो पेपर में ये आपको वर्ड दिया जाता है, एक सिर्फ वर्ड जैसे एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपको क्या करना है, उसका सेंटेंस लिखना होता है। इससे पहले सेंटेंस को लिखने से पहले आपको इसका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। मीनिंग के बिना आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मीनिंग का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि टीजीटी पीजीटी या क्लरिकल या कोई अगर हिमाचल प्रदेश पुलिस की या छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम है हिमाचल के क्लास 4th के, क्लास 3rd के, उसकी तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को क्यों देखेगा। तो दोस्तों ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये जो इसके साथ सिनोनिमस बताए जाते हैं, ये सिनोनिमस के साथ ही एंटोनिमस को बनाने में भी हेल्प करते हैं। अगर आपको मीनिंग पता है किसी भी वर्ड का तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, गैस लगा सकते हैं कि इसका एंटोनिमस क्या होगा। तो ये आपको वहाँ पर होप मतलब हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एंटोनिमस और सिनोनिमस वर्ड पूछे जाते हैं, और ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जिसका सिर और मतलब मुंह कहाँ है कोई भी पता नहीं होता। तो ये कैसे आप इसको मतलब करोगे, तो आपको क्या करना है, डे बाय डे जो आपकी वकैब है उसको इंक्रीज करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जो 4-5 नंबर होते हैं उसको अच्छे से आप टैकल कर सकते हैं। और दोस्तों 4-5 नंबर काफ़ी होते हैं। तो चलते हैं आज का जो लेक्चर है उसकी तरफ। तो एंगल है, एंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो एंगल का मतलब हिंदी में होता है कोण, और इंग्लिश में होता है एन एंगल ऑफ डिग्री। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात क्या करते हैं कि इसका सेंटेंस क्या है, दिस इज 60 डिग्री एंगल। तो ये 60 डिग्री का क्या है, एंगल है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट वन जो है उसको देखो, जो बी है वो है एंजल। तो एंजल का मतलब क्या होता है, देवीय शक्ति या क्या बोलते हैं, डिवाइन। देवीय शक्ति इसका हिंदी वर्जन है, और इंग्लिश वर्जन जो है इसका, इंग्लिश वर्जन आपको मैंने बता दिया। इंग्लिश वर्जन का मतलब है कि देवीय, सॉरी, डिवाइन, और हिंदी वर्जन है जिसको हम देवीय शक्ति बोलते हैं। एंजल रिजाइड इन हेवन। तो रिजाइड का मतलब होता है दोस्तों रहना।
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। रिजाइड आपके लिए यहाँ एक, अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपको रिजाइड का जो मतलब है वो पता होना चाहिए। रिजाइड का मतलब होता है निवास या रेजिडेंट, इसका नाउन है। रिजाइड यहाँ पर एज अ वर्ब काम कर रहा है। तो आगे चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो ये एंगल है ये नाउन है। क्या है ये? नाउन है। तो आपको अच्छे से याद रखना है एंगल क्या है? नाउन है। इसके साथ ही ये जो वर्ड बता रहा हूं दोस्तों, ये आपके हर एक एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो पहला जो एंगल का सिनोनिमस है वो है स्लैंट। तो स्लैंट क्या है? एक वर्ड है जो क्या है, इसका सिनोनिमस है किसका? जो आपका एंगल है। दूसरा है इंक्लिनेशन, INCLI, नेशन। तो नेशन क्या होगा? NATION। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भी क्या होता है? एंगल होता है। पर्सपेक्टिव, ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। पर्सपेक्टिव, PECTIVE। तो ये क्या है? पर्सपेक्टिव। ये जो वर्ड है ये क्या है? एंगल के सिनोनिमस है। नेक्स्ट वन जो है एंजल है। तो एंजल भी दोस्तों यहाँ पर क्या है? एज अ नाउन है। क्या है ये? एज अ नाउन है। आपको अच्छे से याद रखना है क्या है? नाउन है। और नाउन के साथ ही इसके कुछ एक सिनोनिमस वर्ड है, ये आपके हर एक पेपर में हेल्प करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसकी वोकैब को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग वाला इस वीडियो को देखता है तो उसकी वोकैबलरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसे बोलने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वोकैबलरी के बिना इंग्लिश भी नहीं बोल पा सकते हैं आप। तो इसका पहला जो सिनोनिमस है वो सेंट। सेंट का मतलब भी क्या होता है? जो आपका एंजल होता है उससे लिया जाता है। नेक्स्ट वन सेंट के साथ ही आपको आगे वाला वर्ड देखना है, जेम। जेम वैसे हीरा होता है पर यहाँ वैल्यूएबल आएगा। डार्लिंग, तो ये डार्लिंग वर्ड भी एंजल, जो एंजल होता है उसके लिए लिया जाता है। डार्लिंग, LING करना है, डार्लिंग। उसके साथ ही होता है हेवनली या हेवनली मैसेंजर। तो ये क्या है? इसके सिनोनिमस है। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन जो हमारा होमोफोन है वो है एडवाइस। दोस्तों ये एडवाइस और एडवाइस की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। आपको इसका जो मीन्स क्या बोलते हैं, जो वो मीनिंग होंगे वो एक ही जैसे देखने को मिलते हैं। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। क्या होता है दोस्तों? एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। और अब यहाँ पर आपको मैं डिफरेंस आगे बताऊंगा, पहले सेंटेंस देख लीजिए। इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है वो होता है सजेशन। तो आई नीड योर एक्सपर्ट एडवाइस। दोस्तों जो ये CE वाला एडवाइस है, ADVICE वाला, ये नाउन की तरह काम करता है। क्या करता है? नाउन की तरह काम करता है। और ये जो करेंगे हम, कौन सा वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है, कौन सा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच जब करेंगे वहां पर मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको यही चीज याद रखनी है कि ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये एज आपका नाउन है। आई होप आपको पता चल गया होगा यहाँ ये। और नाउन हमेशा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ही आता है। अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये नाउन हमेशा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एडवाइस किसकी तरह काम कर रहा है? CE वाला ये काम कर रहा है आपका नाउन की तरह। और नेक्स्ट वन जो एडवाइस है वो भी क्या है? वो भी उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग भी सलाह देना होता है, सजेशन देना होता है। और वो किसकी तरह काम कर रहा है? तो वो जो है आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? वर्ब। प्लीज एडवाइज मी दिस मैटर, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ सलाह मशवरा दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एडवाइस है और एडवाइस और साथ में एडवाइस, ये स की साउंड देता है या ज की साउंड देता है। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। और ऐसे जो होमोफोन है या कंफ्यूजिंग वर्ड, इनको भी कंफ्यूजिंग वर्ड भी बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं कि इसके जो सिनोनिमस है वो कौन कौन है। तो पहला सिनोनिमस है, एडवाइस की बात करते हैं, गाइडेंस, GUIDANCE। गाइडेंस के साथ ही नेक्स्ट वन है एडवाइजिंग,
ADVISING, एडवाइजिंग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद काउंसलिंग, COUNSELLING, काउंसलिंग। और इसके साथ ही कुछ एक और भी होते हैं डायरेक्शन, जैसे कि DERECTION, डायरेक्शन। तो ये कुछ एक वर्ड है जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। किसके सिनोनिमस है? ये है आपके एडवाइस के। और नेक्स्ट वन आता है ADVISE वाला, जो एज अ वर्ब काम करता है। तो इसका भी क्या होता है, मीनिंग एक ही जैसे होते हैं। तो पर यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। तो कुछ एक वर्ब होती है, जैसे COUNSEL, वहां पर क्या पढ़ा था? काउंसलिंग, वहां नाउन था, यहाँ क्या है? यहाँ ये वर्ब की तरह मतलब वर्ड यूज किया जा रहा है। गाइड, GUIDE, तो गाइड के साथ डायरेक्ट, जैसे हमने ऊपर डायरेक्शन किया था, यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। और आगे वाला वर्ड जो है एजुकेट, क्या है? एजुकेट या इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट। और इंस्ट्रक्ट के साथ ही लास्ट वन है इल्यूमिनेट, ILLUMINATE। तो ये कुछ एक किसके सिनोनिमस है? ये जो एडवाइस वर्ड है, जो एज अ वर्ब की तरह काम करता है, उसके सिनोनिमस है। तो आई होप आपको ये वर्ड पता चल गए होंगे, आपको कहाँ कहाँ ये हेल्प करेंगे। मैंने बता दिया पहले, दोबारा से बताने की अब जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो होमोफोन है, ये है एमिएबल। तो एमिएबल का मतलब होता है प्यार करने योग्य। दोस्तों याद रखना, एमिएबल का मतलब क्या होता है? प्यार करने योग्य। या इसी को क्या बोल सकते हैं? लवेबल। क्या बोल सकते हैं? लवेबल। शी इज एमिएबल गर्ल। क्या है? वो एमिएबल गर्ल है, प्यार करने योग्य गर्ल है। नेक्स्ट वन है एमिकेबल। तो एमिकेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मित्रवत, या जो एक क्या बोलते हैं, दोस्ताना संबंध। तो एमिकेबल जो होता है फ्रेंडली होता है। और इसका जो सेंटेंस है, आई लाइक योर एमिकेबल बिहेवियर, मैं क्या करता हूं, आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर है उसको काफी पसंद करता हूं। तो आई होप आपको जो इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करनी है। सेंटेंस फॉर्मेशन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना कि ग्रामेटिकली वो क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। तो अब चलते हैं इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी तरफ। तो दोनों जो है, ये पहले ये दोनों वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। ADJ से लिख रहा हूं मैं, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव होने के साथ ही, क्योंकि एडजेक्टिव हम बाद में बात करेंगे, एडजेक्टिव कहाँ इसका प्लेस होता है, क्या इसकी फीचर होती है, ये सारा कुछ पार्ट ऑफ स्पीच वाले पोर्शन में करेंगे। अभी आपको यहाँ यही याद रखना है। आगे जो है एमिएबल के सिनोनिमस है कुछ एक आपको याद रखने हैं। तो पहला है फ्रेंडली। क्या है? फ्रेंडली। ये दोस्तों ये वर्ड क्या है? आपके एंटोनिमस सिनोनिमस में हेल्प करते हैं। कॉर्डियल, गुड हर्टर भी बोल सकते हैं, या वार्म हर्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वार्म हर्टर भी बोल सकते हैं। और ये आपस में क्या है? ये मिलते जुलते हैं। क्या है? ये मिलते जुलते हैं। वर्ड मीन्स एक ही जैसे इनके सिनोनिमस होते हैं, पर कुछ एक जो है अलग से इसके सिनोनिमस है, वो भी देख सकते हैं आप। जो एमिकेबल है वो है आपका कर्टियस, COURTEOS, कर्टियस। पोलाइट। तो ये जो पोलाइट है, ये भी किसका सिनोनिमस है? वो है एमिकेबल। और ऊपर हमने बात कर ली फ्रेंडली, कॉर्डियल या वार्म हर्टर या गुड हर्टर भी, ये आपस में मीन्स ये आपस में वर्ड जो है आपस में भी ये सिनोनिमस है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे वाले जो थे ये कुछ एक वर्ड थे जो आपको हर दिन मतलब दिए जाते हैं। मतलब मान लो आज दिए हैं तो उस दिन आंसर नहीं बताए जाते हैं, आपको उसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने होते हैं, और दूसरे दिन इन वर्ड्स के जो है आंसर बताए जाते हैं।
और ये वर्ड्स के क्या आंसर करने होते हैं आपको, तो इसके क्या लिखने होते हैं, आप लोगों को सिनोनिमस वर्ड लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं, सिनोनिमस वर्ड लिखने होते हैं। तो जो कल मैंने आपसे वर्ड पूछे थे उसके सिनोनिमस क्या है आज, तो उसकी बात करेंगे हम। तो वर्ड जो थे वो था, पहला था इरेडिकेट। क्या था, इरेडिकेट। तो इरेडिकेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलें तो ये वर्ब होता है, मीन्स वर्ब की तरह ये काम करता है। और इसके कुछ एक सिनोनिमस है। तो पहला सिनोनिमस है एबोलिश, दूसरा है इरेज, तीसरा है एलिमिनेट। दोस्तों ये सारे के सारे आपके एंटोनिमस और सिनोनिमस को टैकल करने में हेल्प करते हैं वर्ड। एनिहिलेट, तो ये कुछ एक वर्ड है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। किसके सिनोनिमस है ये, आपका जो क्या बोलते हैं, इरेडिकेट है। और इरेडिकेट का हिंदी में मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति। आगे चलते हैं सेकंड वन पे, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब जो होता है हिंदी में मतभेद होता है। क्या होता है, मतभेद होता है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में किसका पोर्शन है, तो ये नाउन की तरह काम करता है। और कन्फ्लिक्ट के जो सिनोनिमस होते हैं, पहला है डिसएग्रीमेंट। क्या है, डिसएग्रीमेंट। आगे वाला है डिस्प्यूट और क्वेरल। तो ये क्वेरलिंग जिसको बोलते हैं वो भी क्या है, कन्फ्लिक्ट का सिनोनिमस देखने को मिलता है। वर्डिक्ट, दोस्तों वर्डिक्ट का मतलब होता है हिंदी में निर्णय देना। क्या होता है इसका मतलब, निर्णय देना। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये किसकी तरह काम करता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो ये काम करता है ये आपका नाउन की तरह काम करता है। तो आगे चलते हैं, इसके कुछ एक सिनोनिमस है। तो पहला सिनोनिमस है डिसीजन। क्या है, डिसीजन। आगे वाला है जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट या डिक्री। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्या है, आपके सिनोनिमस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन जो है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग करना। और इसके कुछ एक सिनोनिमस है, साथ में आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद रखना है। ये क्या है, एज अ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और आगे क्या है कि इसके कुछ एक सिनोनिमस देखने को मिलते हैं। पहला सिनोनिमस है कंबाइन। आगे नेक्स्ट वन है कोलैबोरेटिव, जॉइंट, कलेक्टिव। तो ये कुछ एक सिनोनिमस है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में एंटोनिमस सिनोनिमस को फाइंड आउट करने में, और साथ में आपकी वोकैब को बढ़ाने में ये हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये इसके जो ये सिनोनिमस वर्ड है वो पता चल गए, पार्ट ऑफ स्पीच पता चल गया। और आगे चलते हैं, और ये वर्ड थे कुछ इस तरह, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे वाले होमोफोन है। तो पहला, सॉरी ये मुझे क्या लिखना था यहाँ पर, गलती से इसको मतलब कट कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो वर्ड है ये सिर्फ वर्ड है, होमोफोन नहीं है। और ये आपके वर्ड और उसके मीन्स सिनोनिमस है, तो इसको मीन्स गलत कीजिएगा, ये गलती से टाइप हो गया हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जो फिफ्थ आपका वर्ड है वो है कोहोर्ट। तो कोहोर्ट जो का मतलब होता है जब आप एक ही जगह पर काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोहोर्ट बोलते हैं, कोहोर्ट। तो इसका जो सिनोनिमस है यूनिट, और साथ में ये नाउन होता है, ये नाउन की तरह काम करता है। आर्मी, कू और फोर्स। इसको दोस्तों कू पढ़ते हैं, अच्छे से याद रखना है इसको। मुझे भी पता नहीं था, पर मैंने जब इसका मीन्स प्रोनाउंसिएशन देखी तो मुझे भी पता चला इसको क्या पढ़ते हैं, कू। तो इस कोई कू या क्या कहते हैं, को, ऐसे करके इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। ये अलग अलग होती है, एक ब्रिटिश है और एक आपको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट वन है सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन एज अ नाउन है, और इसका जो सिनोनिमस होते हैं वो होता है सेपरेशन, आइसोलेशन। तो सेपरेशन और आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन, और इसका हिंदी मतलब होता है अलग, या कई बार अलगाव के लिए भी इसको अलगाववादी आपने सुना होगा, तो अलगाव के लिए भी
इस वर्ड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा ये। आगे है रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई जो वर्ड है उसका मतलब होता है सुधार करना। हिंदी में क्या मतलब होता है, सुधार करना। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना। और जो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एज अ वर्ब की तरह काम कर रहा है। और इसके कुछ एक सिनोनिमस है। पहला है करेक्ट, रिमेडी, राइट और साथ में अमेंड, रिपेयर। तो यहाँ पर कॉमा लगाना मैं भूल गया हूँ, तो अमेंड के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद रिपेयर वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये होमोफोन और साथ में जो हमने सिनोनिमस किए वो पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये हेल्प करते हैं तो आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और दूसरों की हेल्प कीजिए। आगे चलते हैं। ये इस तरह के वर्ड है, आप इनको देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह के वर्ड है और ये क्या है आपका, मतलब गलती से टाइपिंग हुई है, ये वर्ड है और उसके सिनोनिमस है होमोफोन और होमोनिमस वर्ड ये नहीं है। आगे चलते हैं। जो आपका हिंदी पोर्शन है, तो हिंदी पोर्शन के कुछ एक आज मुहावरे हैं और ये मुहावरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके आपको वाक्य में प्रयोग करना बताया जाता है और साथ में ही क्या किया जाता है कि कुछ एक मुहावरे लिखवाए जाते हैं, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने होते हैं और उसके आंसर दूसरे दिन बताए जाते हैं। चिकना घड़ा होना। तो दोस्तों चिकना घड़ा का मतलब होता है, ऐसे बोलें कि बेशर्म होना तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। बेशर्म होना, निर्लज होना, उपदेश का असर ना पड़ना। तो जैसे कई बार क्या होता है, हमारी फैमिली में ही कोई कुछ एक मेंबर ऐसे होते हैं कि उनको बार बार बोलो या कुछ एक अच्छे उपदेश दो तो वो उसका पालन नहीं करते हैं, या एक प्रकार का ढीठ भी बोल सकते हैं, निर्लज होना, उपदेश का असर ना होना। कई बार हमारे मम्मी जी बोलते हैं या जो हमारे पापा जी होते हैं वो बोलते हैं कि ये ढीठ हो गया है। ढीठ हो गया मीन्स उनके जो उपदेश होते हैं उसको हम नहीं मानते। तो चिकना घड़ा होना, उपदेश या अच्छे उपदेश का कोई भी असर ना पड़ना, निर्लज हो जाना, ढीठ हो जाना, इस तरह के वर्ड मतलब चिकने घड़े के लिए यूज किए जाते हैं। अब वाक्य में प्रयोग की बात करें तो वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं कि आजकल राम चिकना घड़ा हो गया है। राम आजकल चिकना घड़ा हो गया है। क्या हो गया है, राम आजकल चिकना घड़ा हो गया है। आई होप आपको ये मुहावरा समझ आ गया होगा। इसका जो वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, वाक्य में प्रयोग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन जो आपका है मतलब मुहावरा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। बहुत शर्मिंदा होना। क्या होना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। शर्मिंदा होना, जब कोई गलत काम करता है तो उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। या क्या किया जाता है कि कई बार हम क्या करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, तब भी हमें बहुत शर्म होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बहुत शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब पता चल गया होगा आपको। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। राम ने शाम को इतना पीटा कि उसे अपने माँ बाप के सामने चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ा। क्या होना पड़ा, राम ने शाम को इतना पीटा कि उसे अपने माँ बाप के सामने चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने कई बार अपने दोस्तों के लिए भी बोला होगा कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो छोटा मोटा जब काम होता है, जब उसको नहीं कर पाते हैं तो हम उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो आपको मीन्स मर जाना चाहिए। तो मर क्यों जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो बोलने का मतलब है कि आपको शर्म करनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। या ये भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, राम आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको अपने आप शर्म करनी चाहिए। कोई भी मतलब किसी बात को लेकर भी ऐसा बोल सकते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। तो दोस्तों घबरा जाना, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि घबरा जाना, घबराने के लिए आप कहीं भी मतलब ये वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं परीक्षा केंद्र में बैठा तो मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। बोलने का मतलब है मैं घबरा गया। नेक्स्ट वन है चैन की बंसी बजाना। बंसी होता है बांसुरी, तो चैन की बंसी बजाने का मतलब है चिंता मुक्त होकर रहना।
चिंता मुक्त होकर रहना। राम आजकल पहाड़ों में चैन की बांसुरी बजा रहा है या चैन की बंसी बजा रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझा आ गया होगा। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का मतलब होता है बुरी तरह हराना। तो राम ने रावण के युद्ध में छक्के छुड़ा दिए थे, अच्छे से याद रख सकते हैं। या भीम ने दुर्योधन के मल्ल युद्ध में छक्के छुड़ा दिए थे। तो आई होप आपको ये अच्छे से बात पता चल गई होगी। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, क्या करना, छाती पर सांप लौटना। हमें छाती पर सांप नहीं लौटाना चाहिए। या ऐसे बोल सकते हैं कि राम जब पास हुआ तो राधा की छाती पर सांप लौटने लगा। ऐसा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। जंगल में मंगल होना, कई बार आप बोलते हैं आजकल तो जंगल में मंगल हो रहा है। तो बोलने का मतलब है, इसका जो मीनिंग होता है, पहले इसको पढ़ के बताता हूं, फिर मैं सिंपल वे में बताऊंगा आपको। असुविधाजनक स्थिति में भी आनंद के वातावरण का निर्माण कर लेना। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो मतलब मुश्किल वाली स्थिति है, जो मुश्किल वाली स्थिति है उसको आसान बना देना। क्या करना, आसान बना देना। या दुख की घड़ी में सुख को फील करना। बोलने का मतलब है मुसीबत में खुश रहना। तो इसका मतलब होता है जंगल में मंगल करना। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। राम ने जंगल में मंगल कर दिया। या क्या हो सकता है कि यही आप सेंटेंस बना सकते हैं। और भी कई ढेर सारे सेंटेंस अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना कि वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो उसके नंबर काटे जाते हैं। नेक्स्ट वन, ये कुछ एक मुहावरे आपके लिए हैं, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और फिर इसके आंसर क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में करने हैं। कल आपको इसके आंसर बताए जाएंगे। जमीन पर पैर ना पड़ना, ये पहला है। सेकंड वन है जयचंद होना, जले पर नमक छिड़कना, जान खाना, जान छुड़ाना। तो ये मुहावरे थे। आपको इसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, इसके आंसर करने हैं। और जो आगे वाले मीन्स मुहावरे हैं वो आपको कल दिए थे। आज आपको क्या करना है, इसका मतलब आंसर बताया जाएगा, मतलब मैं इसके आंसर बताऊंगा आज। तो यस्टरडे मुहावरे एंड इट्स आंसर। तो पहला जो मुहावरा है, खून का प्यासा होना। दोस्तों खून का प्यासा होना, खून का प्यासा होना का मतलब होता है जानी दुश्मन होना। क्या होना, जानी दुश्मन। जानी, आपने मूवी देखी होगी जानी, नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। जानी दुश्मन होना। तो जानी दुश्मन का मतलब क्या होता है, मीन्स आपस में काफी बैर होना, खून का प्यासा होना। राम श्याम के खून का प्यासा है, तो इसका मतलब है वो आपस में क्या है, जानी दुश्मन है। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा खून का प्यासा होने का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वन है गड़े मुर्दे उखाड़ना। दोस्तों गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है व्यर्थ की पुरानी बातों को सामने लाना। क्या करना है, व्यर्थ की पुरानी बातों को, या जो आपके पुराने समय में या पास्ट में जो बातें घटित हुई है, घटनाएं घटित हुई है, उसके ऊपर चर्चा करना। और पर वो व्यर्थ की बातें हैं, इरेलेवेंट है, रेलेवेंट नहीं है। तो व्यर्थ की जो पुरानी बातें हैं उसके ऊपर क्या करना, बातचीत करना। राम आपको गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसका सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। गले का हार होना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गले का हार होना, प्यारा होना या दुल्हारा होना। प्यारा दुल्हारा, मेरा जो भी है आप बोल सकते हैं, प्यारा या दुल्हारा होना। तो प्यारा या दुल्हारा होने का मतलब ये होता है गले का हार होना, प्यारा होना। तो जो कोई भी बच्चा होता है माँ बाप का, वो क्या होता है, उसके गले का हार होता है। तो आप लिख सकते हैं बच्चे माँ बाप के गले का हार होते हैं। कोई भी माँ बाप है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करते हैं। और ये जो प्यार है ये बिना एक्सपेक्टेशन के किया जाता है। मीन्स ये जो प्यार है इसके आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स हम तो उसके सामने तुच्छ है। तो गले का हार का मतलब क्या होता है बता दिया, बहुत प्यारा होना। और बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप के लिए काफ़ी प्यारे
होते हैं। नेक्स्ट वन जो है गले मरना। तो गले मरने का मतलब होता है जबरदस्ती सौंपना। अगर मान लो आप मार्केट में चले जाते हैं और आप कुछ चीज़ खरीदना नहीं चाहते हैं, दुकानदार क्या करता है, उसको जबरदस्ती बोलता है कि भाई साहब ले जाओ, भाई साहब ले जाओ, ले जाओ। तो वो क्या हुआ, गले मरने की बात हुई। तो क्या करते हैं, ज़्यादातर दुकानदार अपनी चीज़ों को गले मरते हैं। जो उनकी चीज़ें होती है उसको क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती सौंपते हैं कि भाई साहब ले जाओ, इसमें ये क्या बोलते हैं, ये 2 साल चलेगी, ये काफ़ी सस्ती है और अच्छी है, इसका कलर नहीं जाएगा। तो इस तरह के आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसे इंसिडेंट आपके साथ देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अच्छी लगती है, साथ में पसंद भी करते हैं इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो के माध्यम से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ताकि उनको भी ये मीन्स फ़ायदा हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डिसलाइक करते हैं तो क्यों किया उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे। धन्यवाद।